नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष सत्र में। मैं हूं द हिंदी वाइब पाठशाला की ओर से। आज हम हिंदी साहित्य के उस स्वर्णिम युग की यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसने ना हिंदी भाषा को व्यवस्थित किया बल्कि उसे जन जन की आवाज़ भी बनाई। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं द्विवेदी युगीन पत्रकारिता के विषय में। ठीक है साथियों, तो यह विषय आपके पीजी हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के पेपर 5 की इकाई 2 का है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अक्सर छात्र पत्रकारिता को सिर्फ समाचार पत्रों तक सीमित समझते हैं, लेकिन द्विवेदी युग की पत्रकारिता एक मिशन थी। समाज की, राष्ट्रवाद और भाषा की परिष्कार की। ठीक है, आज के इस सत्र में हम जानेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कैसे हिंदी पत्रकारिता की एक नई दिशा दी। ठीक है, आप समझते हैं कि नई दिशा उन्होंने बहुत कठिन यातनाओं के साथ दी थी। ठीक है, उस समय के प्रमुख पत्रकार पत्रिकाएं क्या थी और उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अपनी नोटबुक तैयार रखिए, क्योंकि आज की यह क्लास न केवल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि एक साहित्य प्रेमी के रूप में आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं द्विवेदी युगीन पत्रकारिता। और आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे साथियों, ये जो पॉइंट है ना, द्विवेदी युगीन हिंदी पत्रकारिता, इसकी काल जो था, समय काल 1900 से 1920 था, है ना। क्योंकि आपको पता होगा द्विवेदी काल हम लोग कब से मानते हैं, 1900 से 1920 के बीच में मानते हैं। तो इसी बीच में हम लोग देखेंगे द्विवेदी युगीन हिंदी पत्रकारिता। चलिए इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो द्विवेदी युगीन पत्रकारिता एवं राष्ट्रीय चेतना का इसमें पहला पॉइंट रहेगा, राष्ट्रीय चेतना का उदय। दूसरा, सरस्वती पत्रिका जो 1900 इंडिया प्रेस इलाहाबाद द्वारा प्रकाशन होता है। ठीक है, साहित्यिक स्तंभ और क्रांतिकारी पत्रकारिता, वैचारिक विस्तार, व्यंग और राजनीतिक बहुआयामी ज्ञान और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, कहते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, पर लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अंत तक बने रहेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इससे जितने भी प्रश्न आपके बनेंगे आप सभी को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग चलते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे। इसके जो बैकग्राउंड था इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत आपको पता होगा, 1900 जैसे ही चढ़ा उसके बाद 20वीं शताब्दी स्टार्ट हो गया, और 20वीं शताब्दी जैसे ही शुरू हुआ उसी के बीच में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कौन सा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। ठीक है, वो मोड़ क्या था, यह वह ऐतिहासिक दौर था जब बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी द्वारा और स्वतंत्रता की मांग तेज़ी से होने लगी। अब क्या हुआ कि जब बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है, कौन किए थे, लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन कौन किए थे साथियों, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, आप चाहें तो इसे याद रखिए। ठीक है, इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन किए थे, लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय क्या हुआ था, स्वतंत्रता का जो ये दौर चल रहा था वो उस समय इसकी मांग बहुत तेज़ हो गई थी भारत को आज़ाद करने के लिए। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय चेतना का उदय, इसी काल में कांग्रेस के भीतर गरम दल और नरम दल का उदय भी हुआ था। ठीक है, जिसने राजनीतिक को नई दिशा दी। इससे पहले तुम्हें पता होगा कांग्रेस दल में एक ही दल चलता था, नरम दल। क्या चलता था साथियों, नरम दल चलता था। ठीक है, तो नरम दल और इसमें एक और गुट बन गई गरम दल। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके, सोचिए, एक साथ चलना संभव नहीं है, तो इन दोनों में विभिन्नताएं आ जाती है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब भारतेंदु युग के अलहड़पन, जो उस समय जब दोनों अलग हो गए, नरम दल और गरम दल जब अलग हो गए, तो भारतेंदु युग के जो अलहड़पन थे, मतलब अलहड़पन का मतलब कोई व्यवस्थित रूप नहीं था, तो उसे, ठीक है, जगह पत्रकारिता में अनुशासन आ गया। ठीक है, उस समय अनुशासन नहीं था, परिपक्वता आ गई, बिना सोचे समझे उस समय छापा जाता था, भाषाई शुद्धता ने ले ली। ठीक है, अब इसे भाषाई शुद्धता मतलब कुछ भी आया छाप दो, कोई मतलब नहीं था। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये नरम दल गरम दल अलग हुआ उस समय, ठीक है, जो अल्हड़पन था वो छूट गया और इसमें एक नया दिशा ली, जिसे अनुशासन, परिपक्वता और भाषाई शुद्धता कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगला पॉइंट देखते हैं, युग का समय, काल और कार्य क्षेत्र। ये जो युग था,
तो इस युग का समयकाल 1900 ईस्वी, जो सरस्वती का प्रकाशन से 1920 ईस्वी द्विवेदी जी का संपादन छोड़ने तक। कब तक? जब द्विवेदी जी क्या करते हैं, संपादन अपना छोड़ते हैं, तब तक चला। ठीक है। इस काल की पत्रकारिता के मुख्य कार्य क्षेत्र इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, काशी और जबलपुर जैसे मुख्य शहर थे। जो सरस्वती पत्रिका के कार्य क्षेत्र थे, कौन कौन से शहर में प्रकाशित होते थे साथियों? तो पहला इलाहाबाद है, दूसरा कानपुर है, तीसरा काशी और चौथा जो है वो है जबलपुर। इन क्षेत्रों में बहुत ही व्यापक रूप से ये फैला हुआ था। ठीक है, विस्तार रूप से मतलब फैला हुआ था इसे। चलिए, द्विवेदी जी और सरस्वती पत्रिका। ठीक है, अब देखिए द्विवेदी जी का इसमें सरस्वती पत्रिका में आगमन होता है। तो द्विवेदी जी का मुख्य रीड सरस्वती पत्रिका और उसके महान संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसके जो संपादक थे वो कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1864 से 1938 तक इनका जीवन काल था। उनका मुख्य कार्य क्षेत्र इलाहाबाद था। आपको जैसे पता होगा, सबसे पहला अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसका जो विस्तार था वो कहाँ था? इलाहाबाद था, कानपुर था, काशी था, जबलपुर था। ठीक है, तो इनका जो मुख्य कार्य क्षेत्र था वो क्या था साथियों? इलाहाबाद था। ठीक है, यह संपादन कार्य हिंदी साहित्य का सबसे गौरवशाली अध्ययन माना जाता है। ठीक है, गौरवशाली, जिस पे हम गर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये साहित्य का सबसे गौरवशाली अध्याय माना जाता था। किसे? तो सरस्वती पत्रिका को। किसे माना जाता था साथियों? सरस्वती पत्रिका को। ठीक है, चलिए सरस्वती पत्रिका की स्थापना के बारे में जानते हैं। तो प्रकाशन की शुरुआत, इस ऐतिहासिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन जनवरी 1900 में कौन किया था? इंडियन प्रेस इलाहाबाद से हुआ था। ठीक है, कौन किया? जैसे देखो, उस समय इंडिया के लोगों को आज़ादी चाहिए था, तो इंडिया प्रेस में, किस में साथियों? याद रखिएगा, इंडिया प्रेस में। ठीक है, इंडिया प्रेस में इसकी क्या हुई? छपाई शुरू हो गई। किसकी? तो सरस्वती पत्रिका की। कब साल चालू हुआ? इसकी स्थापना दिवस क्या था साथियों? 1900 ईस्वी। ठीक है, कब से? 1900 ईस्वी से। पहले वर्ष इसका संपादन एक योग्य संपादक मंडल करता था, जिसने इसकी सुदृढ़ नींव रखी थी। ठीक है, कहने का अर्थ है कि इसका सबसे पहला जो वर्ष था, जब स्टार्टिंग हुआ, संपादन इसको कौन करता था? संपादक मंडल किया करता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन मंडल, तो इसके शुरुआती संपादक मंडल में प्रमुख नाम शामिल है। मतलब बहुत सारे लोग थे जो प्रमुख रूप से पहले काम किए थे, जैसे बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री व किशोरी लाल गोस्वामी, फिर है जगन्नाथ दास, रत्नाकर व राधा कृष्ण दास, और फिर आते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, जिन्होंने 1901 से 1902 तक अकेले संपादन किया। मतलब इधर देख रहे हो, 1900 से 1901 तक। ठीक है, इतने लोगों ने मिल करके संपादन किया। लेकिन उसके बाद, ठीक है, 1901 से 1902 तक, 1901 से लेकर के 1902 तक कौन? बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास ने अकेले ही संपादन को संभाला था। चलिए, इसके बाद क्या होता है 1903 में? ठीक है, देखिए द्विवेदी जी का ऐतिहासिक आगमन, है ना। अब ऐतिहासिक आगमन का क्या मतलब? एक आप बोल सकते हो कि इन्होंने क्या किया था साथियों? देखिए, जनवरी 1903 में आचार्य हजारी प्रसाद जो थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस गौरवशाली पत्रिका का कार्यभार संभाला। मतलब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कब? 1903 में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभालना शुरू कर दिया। मतलब इनका आगमन कब होता है? 1903 ईस्वी में होता है। ठीक है, वे निरंतर 1920 ईस्वी तक इसके संपादक रहे और यहीं से पूरी हिंदी पत्रकारिता का रूप बदल गया। समझ रहे हैं? 1903 से लेकर के 1920 तक, जब तक इन्होंने इसे छोड़ा नहीं। ठीक है, कितना लंबा पीरियड तक इन्होंने इसके कार्यभार को संभाला। जैसे आपको यहाँ पता होगा 1900 से लेकर के 1901 तक बहुत सारे लोग आए। ठीक है, उसके बाद 1 सालों के लिए कौन आए थे? बाबू श्याम सुंदर दास जी आए थे। लेकिन इन्होंने 17 साल, है ना, कितने? 17 साल लगातार अकेले संपादन किया इस सरस्वती पत्रिका का। चलिए देखते हैं द्विवेदी जी के भाषाई कार्य क्या थे। ठीक है, हिंदी भाषा का परिष्कार और व्याकरण सम्मत स्वरूप। ठीक है, भरतेंदु युग तक गद्य लिखा तो जा रहा था, है ना, भरतेंदु युग तक गद्य लिखा तो जा रहा था, लेकिन उसमें व्याकरण की कमियां थी। जो क्या कह रहे हैं कवि कि इसमें जो गद्य साहित्य था वो तो लिखा जा रहा था, लेकिन इसमें व्याकरण की कमियां थी।
कुछ भी कहीं भी लिख दिया जा रहा था और विराम चिन्हों का सही प्रयोग भी नहीं हो रहा था। तो इसे सुधारने के लिए, ठीक है, सरस्वती को क्या करते हैं, एक प्रयोगशाला बना देते हैं। तो द्विवेदी जी ने सरस्वती को एक प्रयोगशाला बना दिया। वे अशुद्धियाँ सुधारने और उसे मानक हिंदी का रूप देते थे। कहने का अर्थ ये है, देख रहे हैं, अब ये सरस्वती पत्रिका के संपादक के साथ साथ में क्या कर रहे हैं, इसे एक शोधपूर्ण कार्य कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, मतलब प्रयोगशाला बना दी, जो त्रुटियां थी गद्य साहित्य में उसे सुधार रहे थे, ठीक है। उन्होंने हिंदी को नियम में बांधा, जिसके कारण आज की शुद्ध मानक हिंदी की मजबूत नींव पड़ी। अब जो हम लोग इतनी शुद्ध हिंदी जो बोलते हैं, शुद्ध हिंदी बात करते हैं, शुद्ध हिंदी लिखते हैं, इसका कारण क्या थे, तो द्विवेदी जी थे। पहले उन्होंने ही इसका शुरुआत किया। चलिए, खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाना, ठीक है। चलिए, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि पहले क्या था कि खड़ी बोली में सिर्फ कविताएं लिखी जाती थी, है ना। अब इसे मतलब ये खड़ी बोली में खाली कविताएं लिखी जाती थी, ब्रज भाषा था, और तब खड़ी बोली सिर्फ और सिर्फ गद्य के लिए प्रयोग होता था। लेकिन अब क्या किए हैं इसे द्विवेदी जी ने कि इसे कविताओं के लिए भी प्रयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं कि उस समय तक माना जाता था कि खड़ी बोली केवल गद्य के लिए ठीक है और कविता केवल ब्रज भाषा में ही सुंदर लग सकती है। मतलब जो कविताएं लिखी जाती है वो अगर ब्रज भाषा में है तो ही सही है, ठीक है, लेकिन अगर उसका खड़ी बोली में प्रयोग किया जाए तो वो उचित नहीं होगा, ये उस समय का मानना था। लेकिन द्विवेदी जी क्या करते हैं, द्विवेदी जी ने इस पुरानी धारणा को बड़ी चुनौती दी और घोषणा की कि गद्य और पद्य की भाषा एक ही होनी चाहिए। अब इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किसमें, कविताओं में भी करना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ब्रज भाषा मोह का त्याग। जो ब्रज भाषा से मोह लगा हुआ था कवियों का कि ब्रज भाषा में ही हम लोग कविता को लिखेंगे, उसका अब त्याग किया जाता है। उन्होंने कवियों को खड़ी बोली में लिखने के लिए न केवल प्रेरित किया बल्कि मजबूर भी किया। कहते हैं ना, ज़बरदस्ती दबाव डालना, तो उन्होंने ऐसा दे दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, मैथिली शरण गुप्त जैसे कवियों को तराशा और उनसे खड़ी बोली में अमर कृति जैसे भारत भारती लिखवाई। सबसे पहले जो मैंने तुम्हें मोटिवेशन लाइन दिया था साथियों, क्या कि ये जो लाइन था, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का उद्गम ऐसे ही हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, साहित्यकारों की नई पीढ़ी को गढ़ना। द्विवेदी जी केवल संपादक नहीं थे, वे एक सच्चे गुरु और मार्गदर्शक भी थे। क्यों सच्चे गुरु क्यों थे, तो आपको पता है उन्होंने क्या किया, बहुत सारे कवियों को सबसे पहले जैसे मैथिली शरण गुप्त को उन्होंने हायर किया। कहते हैं ना कि आप खड़ी बोली में एक काम करो, कविताएं लिखो। तो इन्होंने क्या किया, एक गुरु के रूप में काम किया, शिष्य के रूप में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक मार्गदर्शक का कार्य भी किया, जैसे हिंदी को सही रूप ढाल में लाया, ठीक है। वे नए लेखकों की रचनाएं खारिज नहीं करते थे बल्कि पत्र लिखकर उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित करते थे। क्या इनका एक स्वाभाविक सा जीवन का जो अच्छा व्यक्तित्व था वो देखो क्या है कि पहले ये क्या करते थे, अगर कोई नया व्यक्ति है जो कविता लिख करके इनके सामने प्रस्तुत किया तो वो क्या करते थे, इसमें देखिए ये कमियां हैं, ठीक है, तो उसे खारिज नहीं आनी, क्या कहते थे, अरे यार तुमसे नहीं होगा, हटाओ, तुम मत करो इन सब चीज़ों को, ठीक है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं करते थे, बल्कि वो उन्हें ये शिक्षा देते थे कि एक काम करो, तुम्हारी इस जगह पे त्रुटि हो रही है, तुम इसे जा कर के शोध करो, मतलब सुधारो, ठीक है। तो ये इनकी सबसे बड़ी व्यक्तित्व थी, है ना, मतलब कह सकते हैं इनकी विशेषता, जो व्यक्तिगत विशेषता थी वो इसमें थी। तो लोगों को जाहिर सी बात है इनसे प्रेम होना ही था। चलिए, सरस्वती के बनाए दिग्गज लेखक, है ना, इस युग के महान साहित्यकारों को गढ़ने का श्रेय केवल सरस्वती को ही जाता है। जैसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद, आप में से कितने लोगों को पता होगा, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जिनका जन्म 1880 में होता है, ठीक है, बनारस के लम्ही गांव में। तो मुंशी प्रेमचंद इसी साहित्य के इसी काल में उभरे थे, ठीक है। महाराणा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये बहुत सारे विभिन्न कवियाँ थे जो इस युग के महान साहित्यकार में उभरे थे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अन्य प्रमुख पत्रकार एवं पत्रिकाएं। आचार्य द्विवेदी के भाषाई आंदोलन के साथ साथ इस युग में प्रखर राजनीतिक और राष्ट्रवादी पत्रकारिता का जन्म हुआ।
यानी प्रखर राजनीतिक जो अलग प्रकार, जैसे आपको पता होगा बंगाल विभाजन हुआ, फिर गरम दल नरम दल का अलग से गुट आ गया, फिर राष्ट्रीयवादी पत्रकारिता का आगमन हुआ। चलिए आइए हम इस युग के अन्य प्रमुख स्तंभों और उनके ऐतिहासिक योगदान के बारे में भी विस्तार से जानते हैं। ठीक है, जिसमें से पहले हैं गणेश शंकर विद्यार्थी और प्रताप। मतलब ये गणेश शंकर विद्यार्थी हैं जिनका पत्रिका है प्रताप। ठीक है, इनका जो संपादन काल था, गणेश शंकर का ये जन्म काल है 1890 से 1931, और इनकी जो पत्रिका निकली थी कौन सा, प्रताप। ये क्या था, एक साप्ताहिक था, मतलब सप्ताह में 7 दिनों में एक बार प्रकाशित हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद 1913 में प्रकाशित हुआ था क्या, प्रताप। कब प्रकाशित हुआ था साथियों, 1913 में। ठीक है, इसका जो कार्य क्षेत्र था, कहाँ पे ये प्रकाशित हो रहा था, तो प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कानपुर उत्तर प्रदेश, और विद्यार्थी जी का भारत का क्रांतिकारी पत्रकार कहा जाता है। मतलब जो विद्यार्थी जी हैं इन्हें भारत का क्रांतिकारी पत्रकार कहा जाता है। मतलब समझो कि इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी पत्रकारिता में क्या किया था, बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। ठीक है, या यूँ कहें एकदम आत्मघात करने वाले शब्दों को। ठीक है, प्रताप मजदूरों और किसानों की आवाज़ बने। ठीक है, यानी कानपुर के कपड़ा मिल और मजदूरों के भयंकर शोषण के खिलाफ इन्होंने बेखौफ होकर आवाज़ उठाई थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों द्वारा किसान पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ प्रताप ने मुखर और निडर पत्रकारिता की मिसाल कायम की। मतलब इन्होंने बिना डरे, जो हमारे भारतीय किसानों के साथ शोषण हो रहा था, मिल मजदूरों के साथ शोषण किया जा रहा था, उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया, बिल्कुल बेखौफ होकर के इन पत्रिकाओं में लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, इनके जो प्रताप पत्रिकाएं थी, इसमें देखो क्रांतिकारियों का आश्रय भी दिया जाता था। जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान क्रांतिकारी प्रताप के प्रेस में रूप बदल करके आते थे। मतलब जैसे देखो पहले क्या था, ये लोग जो क्रांतिकारी थे ये अंग्रेज़ों के खिलाफ कार्य करते थे। तो जब अंग्रेज़ों के कान में जाता था कि ये बंदा है हमारे खिलाफ काम कर रहा है, इसे पकड़ करके लाओ, तो ये लोग क्या करते थे, अपना वेशभूषा बदल करके कहीं जा करके छिपते थे। तो ये जो प्रताप पत्रिका थी, इस क्षेत्र में आकर के ये लोग अपना वेश बदल करके काम भी किया करते थे। जैसे भगत सिंह, आपको पता होगा इनको 23 मार्च को क्या किया गया था, फांसी दे दिया गया था। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव 3 स्वतंत्रता सेनानी थे। आज भी इनके योगदान हमें क्या करते हैं, उस ज़माने की याद दिलाती है। ठीक है, चलिए तो हम एक काम करते हैं, अभी इस लाइन पे आते हैं। भगत सिंह ने कुछ समय तक क्या अपना नाम भी बदल दिया, बलवंत सिंह नाम से इसी कार्यालय में पत्रकार के रूप में निष्ठापूर्वक कार्य किया था। अब देखो वेशभूषा तो बदलना ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, नाम भी बदल लिया था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे, अरे यार अभी भी तुम देख लो अपने ही घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। ठीक है, तो अगर ये अगर नाम नहीं बदलते तो वेश से तो कोई इनको पहचान नहीं पाता, लेकिन नाम से तो पहचान लेता ना। ठीक है, तो ये नाम भी बदल लेते थे उस समय। ठीक है, अब आज ये दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, बाबू श्याम सुंदर दास और उनके जो शोध कार्य थे। ठीक है, इनका जो संपादक का इनका जीवनी काल था 1875 से 1945, और इनकी पत्रिका निकली थी नागरी प्रचारणी पत्रिका। ठीक है, नागरी प्रचारणी पत्रिका, मतलब समझ में आ रहा है आपको, नगरों में क्या करना है, प्रचार करना है। ठीक है, किसके खिलाफ, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ। चलो त्रिमासिका, ये जो थी इनकी पत्रिका जो थी नागरी प्रचारणी, ये क्या थी, त्रिमासिक, मतलब 3 मंथ में एक बार आता था। कितने मंथ में, 3 मंथ में एक बार आता था। ठीक है, चलिए इसके जो कार्य क्षेत्र थे, पवित्र सांस्कृतिक नगरी काशी, जो सबसे पवित्र स्थल माना जाता है काशी को, वो जो वाराणसी में है वहाँ से था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। यह हिंदी का पहला गंभीर शोध पत्र था। हिंदी का पहला क्या था, ये गंभीर शोध पत्र था। ठीक है, इसमें क्या क्या था, प्राचीन ग्रंथों की खोज व शोध। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है, इन्होंने क्या किया था, हिंदी को एक अलग स्थान दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इन्होंने क्या किया,
सबसे पहले हिंदी के लिए जो प्राचीन ग्रंथ थे, जैसे मान लो कोई भाषाई रूप थी, जैसे ये मान लो हिंदी का कोई ये सांस्कृतिक वेद था, उसे क्या किया उन्होंने हिंदी में सरल शब्दों में लिखा और उसे मान्यता दिलवाई हिंदी को, ठीक है, ताकि क्या हो सके उसे विश्वविद्यालय स्तर पे बच्चों में जागृत किया जा सके। इस पत्रिका के जरिए प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की गई और इतिहास व पुरातत्व पर उच्च शोध लेख छापे गए, ठीक है। क्या किया गया, जो इतिहास में पुरातत्व थे उनकी हस्तलिपियों और ग्रंथों की खोज की गई और उसे शोध करके हिंदी में छापे गए। इसने हिंदी को अकादमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर अत्यंत सम्मानजनक स्थान दिलाया, ठीक है। और इनके शोधकर्ता ये शोध जो खोज था, इसी के कारण क्या हुआ, हिंदी को एक अत्यंत सम्मानजनक स्थान मिला, ठीक है, जिससे इसे विश्वविद्यालय में और अकादमिक में लागू कर दिया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट है सरप्रेजी और छत्तीसगढ़ी मिश्र, ठीक है। तो सप्रेजी माधवराव सप्रेजी इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो इनकी जो कविता थी, मैंने एक स्टार्टिंग में जो कविता यूज किया था वो इन्हीं का लिखा हुआ है, ठीक है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, इससे मतलब कहते हैं डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, ठीक है। तो इसी बात पे कहते हैं कौन, सप्रेजी कि संपादक काल जो इनका जीवन काल था वो 1871 से 1926 तक था। कितना तक था साथियों, 1871 से 1926 तक, ठीक है। इनकी जो पत्रिकाएं थी छत्तीसगढ़ी मिश्र, क्या नाम था, छत्तीसगढ़ी मिश्र नाम था, ठीक है। और हिंदी ग्रंथमाला जो इनकी प्रमुख पत्रिका थी वो 1906 में प्रकाशित हुई थी और छत्तीसगढ़ी मिश्र 1900 में, ठीक है। मतलब दो पत्रिकाओं का यहाँ पे जिक्र हो रहा है सप्रेजी का। पहला छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी मित्र जो कब पारित हुआ था 1900 में, जब सरस्वती पत्रिका आया था, ठीक है। और एक हिंदी ग्रंथमाला जो कब हुआ था 1906 में, ठीक है। ये दो पत्रिकाएं थी। चलिए इनके जो कार्य क्षेत्र थे वो था पेंड्रो यानी छत्तीसगढ़ और नागपुर। इन्होंने मध्य भारत में हिंदी की अलख जगाई, मतलब मध्य भारत में इन्होंने क्या किया, हिंदी की अलख, मतलब कहते हैं ना ज्योति जगाना, उजागर करना, हिंदी भाषा का रूप फैलाना, ठीक है। हिंदी ग्रंथमाला व अनुवाद कार्य, इन्होंने वैश्विक विचार के राजनीतिक और आर्थिक ग्रंथ का हिंदी अनुवाद छापा ताकि जनता वैश्विक स्तर को समझ सके। कहने का अर्थ ये है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या था कि आपको पता होगा कि अभी भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चले जाइए तो हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं होता है वहाँ, है ना। क्या हिंदी भाषा का प्रयोग होता है क्या, नहीं, सभी का अलग अलग भाषा है, ठीक है। जैसे चीनी का चले जाइए तो चाइनीज भाषा है, ठीक है। और अलग अलग देशों में जैसे इंग्लैंड में इंग्लिश की भाषा है। तो उन सभी भाषाओं को एकत्रित करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर से देश को जोड़ना चाहते थे। उसके लिए इन्होंने क्या किया, उन सारे भाषाओं को हिंदी में अनुवाद किया। किसमें साथियों, हिंदी में अनुवाद किया और हिंदी में अनुवाद करके भारतीयों को इसकी ज्ञान से अवगत कराया, ठीक है, वैश्विक ज्ञान से। चलिए तो उसी के बारे में बात करते हैं। अनुवाद किया ताकि जनता क्या हो सके, वैश्विक स्तर से अवगत हो सके। लोकमान्य तिलक के क्रांतिकारी विचारों को हिंदी प्रदेशों में फैलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। कहते हैं हिंदी ग्रंथमाला जो अनुवाद कार्य कर रहे थे कौन, सप्रेजी, ठीक है। इनका लोकमान्य तिलक, क्या साथियों, लोकमान्य तिलक के क्रांतिकारी विचारों को, जो उनके क्रांतिकारी विचार थे, उसे हिंदी प्रदेशों में फैलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। आगे आ जाइए, चौथा पॉइंट जो है, ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त के भारत मित्र, ठीक है। कौन, बाल मुकुंद गुप्त के क्या है, भारत मित्र, ठीक है। देखिए यद्यपि गुप्त जी भारतेंदु युग के थे, क्या थे, ये जो थे अभी हम लोग द्विवेदी युग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बाल मुकुंद थे इनका समय काल क्या था, तो ये आपके भारतेंदु युग के कवि थे। लेकिन फिर भी ठीक है, उनका सबसे तीखी और परिपक्व रूप द्विवेदी युग की शुरुआत में देखिए, जो कहते हैं ना क्रूरता, जो अंग्रेज़ों का देख करके अत्याचार सहा नहीं जाता, उसके खिलाफ़ जब फिर आवाज़ उठाते हैं, तो जो आवाज़ उठाए थे उन्होंने कब उठाए साथियों, तो ये द्विवेदी युग में अपना आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, आई बात यहाँ तक समझ में सभी को।
तो चलिए, उन्होंने कलकत्ता से निकलने वाले पत्र भारत मित्र का कुशल संपादन किया और राष्ट्रीय चेतना को प्रखर किया। कौन सा पत्र हुआ साथियों? भारत मित्र, है ना। इनके संपादन कार्य को इन्होंने संभाला था। चलिए आगे देखते हैं। श्री शंभू के चिट्ठे और क्या किए? 1904 से 1905 कर्जन के दमनकारी शासन पर लिखे गए इनके निबंध भाषाई रूप से द्विवेदी युग के अनुशासन और भरतेंदु युग के व्यंग को मिश्रण थे। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब कौन श्री शंभू के चिट्ठे जो थे उसको लिखते हैं, वे कहते हैं कर्जन के जो दमनकारी शासन पर, ठीक है, मतलब जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसके जो दमनकारी शासन चल रहे थे उसके ऊपर लिखे गए इनके निबंध जो थे वो भाषाई रूप से द्विवेदी युग के अनुशासन पर था और भरतेंदु युग के व्यंग का मिश्रण था। मतलब दोनों का, द्विवेदी युग का और भरतेंदु जी का, दोनों को भाषा को मिश्रण करके किस पे? अंग्रेजों पे व्यंग के रूप में लिखा गया था। वे भरतेंदु और द्विवेदी युग के सबसे मजबूत संधि सेतु पत्रकार माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? तो भरतेंदु जी के और द्विवेदी युग के सबसे मजबूत संधि सेतु, सेतु समझते हैं ना, जोड़ने का काम। ठीक है, तो द्विवेदी युग और भरतेंदु युग दोनों को जोड़ने का काम किसने किया था साथियों? तो बालमुकुंद गुप्त ने। ठीक है, किसने? बालमुकुंद गुप्त ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट पॉइंट है अन्य प्रमुख पत्रिकाएं थे, तो इसमें जो है समालोचक 1902 जयपुर, ठीक है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के संपादक में साहित्यिक समीक्षा जो क्रिटिसिज्म के लिए जानी गई। ठीक है, अगला है इंदो, तो काशी अंबिका प्रसाद गुप्त के संपादक में इसने छायावाद की शुरुआत में बड़ी ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। आपको पता होगा साथियों कि छायावाद युग के 4 प्रमुख कवियों के नाम आते हैं, है ना। किसके? 4 प्रमुख कवियों के नाम आते हैं। ठीक है, जिसे 4 स्तंभ कहा जाता है छायावाद युग के। ठीक है, तो उन्हीं में से सब जो एक कवि हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? इंदु, जो कब पारित हुआ था? 1909 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इंदु में जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक रचना छपी। कौन सी रचना छपती? जो सबसे इंदु में सबसे प्रथम जो रचना छपती है वो जयशंकर प्रसाद की रचना को छापा जाता है। ठीक है, मर्यादा जो था 1910, अगला है मर्यादा। ठीक है, कब? ये 1910 में प्रकाशित होता है। प्रयाग, यह एक राजनीतिक सामाजिक पत्रिका थी। क्या थी ये? एक राजनीतिक सामाजिक पत्रिका थी जिसमें बाद में कृष्णकांत मालवीय और मुंशी प्रेमचंद जुड़े। इससे कौन कौन जुड़ गए थे साथियों? तो मुंशी प्रेमचंद जी और कृष्णकांत मालवीय। ठीक है, आप में से तो बहुत सारे लोग मुंशी प्रेमचंद जी को जानते ही हैं। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग आखिरी मेन पॉइंट का जो आखिरी हेडिंग है उसे हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसे ख़त्म करेंगे। ठीक है, पत्रकारिता की विशेषताएं व प्रभाव। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं रही थी, तो सबसे पहले देखते हैं। पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद उसे हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहला जो पॉइंट है साथियों, ठीक है, पहला जो पॉइंट है यहाँ पे वो है विषय विविधता का अभूतपूर्व विस्तार, यानी विज्ञान, भूगोल, कृषि, इतिहास और विदेशी मामले इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे। ठीक है, भाषाई एकरूपता, पूरे देश में मानक खड़ी बोली हिंदी की स्थापना की गई। मतलब बहुत सारा अभी भी हमारे भारत में क्या बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन उस समय क्या किया गया? एक भाषा को, ठीक है, मानक बनाया गया और उसे खड़ी बोली के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अतीत के गौरव की गान की गई। ठीक है, ये 3 पॉइंट को हम लोग अब चलिए विस्तार से देखते हैं। पहला जो पॉइंट था विषय विविधता का विस्तार। ठीक है, भरतेंदु युग तक हिंदी पत्रकारिता मुख्य रूप से कविता, नाटक, व्यंग और राजनीतिक टिप्पणी तक सीमित था। कहने का अर्थ है जो भरतेंदु युग था उस समय जो पत्रिकाएं जो छपती थी उसमें क्या क्या छपता था? तो कविताएं छपती थी, नाटक छपता था, व्यंग छपता था और राजनीतिक टिप्पणियां ही छपती थी। ठीक है, बस इतना ही इसमें छपता था। लेकिन जब द्विवेदी युग में क्या हुआ? आकर पत्रकारिता ने समाज को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि गंभीर ज्ञान और विज्ञान देने का संकल्प लिया। ठीक है, और जैसे ही द्विवेदी युग आया इस समय पत्रकारिता का रूप ही परिवर्तन हो गया। इसमें क्या किया गया? लोगों को किसके कविता, नाटक, व्यंग और राजनीतिक टिप्पणियों के साथ साथ में जो मनोरंजन थी उसे से ऊपर उठ करके गंभीर ज्ञान विज्ञान पर चर्चा करने के लिए इसे अब छापा गया।
ठीक है। जैसे आगे देखते हैं, द्विवेदी जी के नेतृत्व में सरस्वती ने साहित्य के अलावा इतिहास, भूगोल, पुरातत्व, अर्थशास्त्र, उद्योग और जीव विज्ञान पर लेख छापे। कहने का अर्थ है, पहले तो लोगों में क्या था, सिर्फ कविताएं जानने के लिए पत्रिकाएं पढ़ती थी, नाटक हो गया, व्यंग हो गया और राजनीतिक टिप्पणियां देखते थे। लेकिन जैसे ही द्विवेदी युग का काल आता है, उसमें क्या होता है, इन्होंने इसकी ढांचा ही बदल दिया। ठीक है, इसकी ढांचा बदल के क्या करते हैं, ये इतिहास, भूगोल, पुरातत्व, अर्थशास्त्र, उद्योग और जीव विज्ञानों पर लेख छापने लगे। इसने ज्ञान के फलक को बच्चों और आम जनता के लिए भी बहुत बड़ा कर दिया था, है ना। देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जितने भी लोग हैं, इनके लिए अब ज्ञान का फलक क्या हो चुका है, फैल चुका है। जैसे आसमान का कोई अंत नहीं, वैसे ज्ञान का भी फलक अब फैलने लगा था। ठीक है, आगे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर पेन नज़र। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय नज़र डाला गया था कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घटी थी, उससे देशवासियों को अवगत कराना। इस दौर की पत्रिकाओं में रूस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और दुनिया भर की उथल पुथल पर गहरी समीक्षाएं छापती थी। ठीक है, अब देखो, अब उस समय क्या था कि रूस की क्रांति हुई थी, भारत में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो इन सभी के बारे में भी इस पत्रिकाओं में अब छपना शुरू हो गया। ठीक है, जिससे हमारे देश के लोगों में देश दुनिया की जानकारी व्यापक रूप से पहुंच रही थी। ठीक है, सप्रे जी ने वैश्विक विचारकों के ग्रंथ के अनुवाद छापकर हिंदी पाठकों को समृद्ध किया था, है ना। महाराव सप्रे जी जो थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि आपको पता होगा, इन्होंने अपने वैश्विक स्तर पे जो भाषाएं थे उसे हिंदी में अनुवाद करके देशवासियों को इसकी ज्ञान दी थी। ठीक है, तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि जो सप्रे जी थे वे वैश्विक स्तर पे, है ना, किस पे, वैश्विक स्तर पे ग्रंथों के अनुवाद को छाप करके हिंदी पाठकों को समृद्ध किया। आगे कहते हैं, अकादमिक और शोधपरक लेखन। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास, इस नाम को याद रखिएगा साथियों, कौन, बाबू श्याम सुंदर दास। तुम लोग बहुत सारे लोग बोलते हो ना बाबू, ठीक है, उसी बाबू से याद रखना, श्याम सुंदर दास की नगरी प्रचारणी पत्रिका। ठीक है, कौन सा, नगरी प्रचारणी पत्रिका, अभी हम लोगों ने इसके बारे में देखा था, ने हिंदी को एक नया अकादमिक स्तर प्रदान किया था। क्या क्या था, हिंदी को एक नया अकादमिक स्तर प्रदान किया, जिसने प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों और भाषा विज्ञान पर गंभीर शोध ने हिंदी को विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाने योग्य गंभीर भाषा बनाया। ठीक है, इन्हीं के कारण क्या हुआ, विश्वविद्यालय में हिंदी को स्थान मिला और अब विश्वविद्यालय में क्या किया जाने लगा, हिंदी की पढ़ाई करवाई जाने लगी। ठीक है, आई बात समझ में। क्यों, अब मान लो अगर कोई किताब ही नहीं रहा हिंदी भाषा में, तो अब पढ़ोगे क्या, कुछ तो होनी चाहिए ना। तो इन्होंने क्या किया, उस भाषा को अनुवाद करके हिंदी में लिखा। जैसे इतिहास को हिंदी में लिखा, अब हम इतिहास को हिंदी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये काम किसने किया था साथियों, तो श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट जो था, अब आते हैं चौथा का दूसरा पॉइंट, भाषाई एकरूपता की स्थापना। अब इन्होंने क्या किया, भाषाई एकरूपता का ज्ञान किया। जैसे भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो उसे अलग अलग जो है उसे एक भाषा में प्रयोग करना है। ठीक है, यह इस युग का सबसे युगांतकारी मतलब रिवोल्यूशनरी योगदान है। भारतेंदु युग तक हर लेखक का अपना व्याकरण और स्पेलिंग था, लेकिन जैसे ही आपको पता होगा द्विवेदी युग आता है, इन्होंने व्याकरण को सही किया। ठीक है, जो हिंदी भाषा का जो प्रयोग था उसे सही किया। ठीक है, और खड़ी बोली में कविताओं को लिखना शुरू कर दिया, क्यों, पहले ब्रजभाषा में सिर्फ लिखा जाता था। ठीक है, चलिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कलकत्ता के लेखकों की हिंदी में कोई एकरूपता नहीं थी। जैसे आपको पता होगा, ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश था, ठीक है, ईस्ट, ठीक है, यूपी, इसमें क्या था कि मगही भाषा में कविताएं लिखी जाती थी, है ना, मगही भाषा में लिखी जा रही है। और पश्चिमी उत्तर में क्या किया जा रहा था, ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था। ठीक है, और ये जो है वेस्ट बंगाल जो कोलकाता है, इसमें क्या किया जा रहा था, बंगाली में लिखा जा रहा था। लेकिन किसी का भी कोई एक सटीक भाषा नहीं था, जिसके कारण भारत में क्या हो रही थी, एकता नहीं बन पा रहा था। ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का जो साधन था वो नहीं जग पा रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इसे एक ढांचा देने का
मतलब एक ढांचा में ढालने की कोशिश की, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि जितने भी चीज़ें हैं उन्हें एक भाषा में करने का प्रयत्न किया, ठीक है। व्याकरण को कड़ा अनुशासन, आचार्य द्विवेदी सरस्वती को सुधार की एक बड़ी प्रयोगशाला बना दिया। वे वाक्य विन्यास को स्वयं सुधारते थे। किसे? वाक्य विन्यास को स्वयं सुधारते थे। कौन? आचार्य द्विवेदी जी, ठीक है। आपको पता होगा वो सरस्वती पत्रिका के सिर्फ संपादक नहीं थे, है ना, उन्होंने बहुत सारे काम किए, जिनमें से एक था सुधार करना, ठीक है। मतलब जो प्रयोगशाला बना दिया, किसे? तो हिंदी पत्रकारिता में सरस्वती पत्रकारिता को, ठीक है। उन्होंने हिंदी को एक सर्वमान्य व्याकरण दिया, जिसे आज हम मानक खड़ी बोली हिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक खड़ी बोली हिंदी कहते हैं, ठीक है। गद्य को खड़ी बोली में लिखा जा रहा था, लेकिन कविता केवल ब्रज भाषा में ही सुंदर समझी जाती थी। अभी अभी हम लोगों ने ये पॉइंट देख लिया है कि क्या जो खड़ी बोली थी इसमें सिर्फ क्या किया जा रहा था? गद्य को लिखा जा रहा था। गद्य मतलब समझते हैं ना, कहानियाँ हो गई, नाटक हो गई, लेकिन कविता को नहीं लिखा जा रहा था। कविता को खड़ी बोली में, ये ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था। तो उसी के बारे में बोल रहे हैं कि उनका कहना था, बहुत सारे कवियों का कहना था कि कविता जो है वो केवल ब्रज भाषा में ही सुंदर समझी जाती है। इस रूढ़िवादी जो परंपरा होता है ना, इसे तोड़ दिया, ठीक है। उन्होंने ब्रज भाषा की रचनाओं को पत्रकारिताओं में छापने से साफ मना कर दिया और खड़ी बोली पर पूरा जोर दिया। देख रहे हो, मतलब एक प्रकार से विवश किया गया कि आप अगर अपनी कविता को ब्रज भाषा में लेकर के आते हो तो मैं क्या करूँगा, इसे अपनी पत्रिका में नहीं छापूँगा, इसका संपादन करूँगा ही नहीं। लेकिन आप अगर खड़ी बोली में लेकर के आते हो, ठीक है, अगर आप खड़ी बोली में लेकर के आते हो तो मैं इसे अपनी पत्रिका में स्थान बिल्कुल दे दूँगा। तो एक प्रकार से समझो ब्लैकमेल किया जा रहा था, किनके द्वारा? द्विवेदी जी के द्वारा, ठीक है। चलिए, अच्छी बात थी, ठीक है। अब हम लोग कविताएं पढ़ते हैं तो थोड़ा आसान लगता है, वरना ब्रज भाषा की एक एक मीनिंग ढूंढना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद व चेतना, ठीक है। यह काल स्वदेशी आंदोलन और ब्रिटिश दमन का काल था। क्या था ये जो काल था वो स्वदेशी आंदोलन था। क्यों? अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया था, स्वदेशी आंदोलन के, अंग्रेज़ों की वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, अपने देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे। तो इस कारण से स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था। इस दौर की पत्रकारिता ने हीन भावना दूर कर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जगाया। जो हीन भावना था उसे दूर करके क्या किया? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जगाया। और पत्रिकाओं ने भारत में समृद्ध इतिहास और वैज्ञानिकों पर लेख छापे ताकि गुलाम जनता में आत्मसम्मान जगे, ठीक है। जैसे आप किसी के अंदर गुलाम अगर बन जाते हो तो ऐसा लगता है अरे यार चलो अब तो जीवन काटना ही है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इन पत्रिकाओं के माध्यम से उनके अंदर की ये जो गुलामी व्यवस्था थी इसे नष्ट करके एक आत्मसम्मान जीवन जीने की भावना जागृत की गई, ठीक है। आगे कवि कहते हैं मैथिली शरण गुप्त की जो अमर वाणी थी, ठीक है, जिसे हम लोग भारत भारती में देखते हैं, इन पत्रिकाओं के पन्नों से, ठीक है, गुप्त जी की अमर राष्ट्र पंक्तियाँ, ठीक है, देश भर में गूंजी थी। अमर पंक्तियाँ मतलब जिसका कभी अंत ना हो। आज भी हम लोग इनकी पंक्तियाँ को याद करते हैं, ठीक है। जैसे हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, ठीक है। ये किनकी कविता है? तो मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक है। किससे लिया गया है? भारत भारती से, ठीक है साथियों। किससे लिया गया है? भारत भारती से। इनकी जो रचना है भारत भारती, ठीक है, उससे ली गई है। तो देखो यहाँ इमेज में भी मैंने दे दिया है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की अमरवाणी क्या है? तो भारत भारती से लिया गया है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी थी, जैसे अभी का ही ज़माना देख लो, पूरा बदल चुका है अब, ठीक है। लोगों को बस अपनी स्वार्थ की भावनाएं ही नज़र आती है। चलिए, प्रखर राजनीतिक राष्ट्रवाद, तो गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप ने, है ना, कौन? गणेश शंकर के विद्यार्थी की जो ये पत्रकारिता थी, कौन? प्रताप का कपड़ा मजदूरी और पीड़ित किसानों पर होने वाले ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ बेखौफ होकर के लिखना, ठीक है, इसने देश के क्रांतिकारियों को एक बड़ा वैचारिक मंच दिया। कहने का अर्थ है जितने भी लोग क्रांतिकारी थे, ठीक है, उन्हें एक लीडर के रूप में सामने कौन उभरे?
गणेश शंकर विद्यार्थी, इन्होंने क्या किया, एकदम बिना डरे निडरता के साथ इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाया अपनी पत्रिका के माध्यम से, ठीक है, ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ। तो वही कह रहे हैं, इसने देश के क्रांतिकारियों को एक बड़ा वैचारिक मंच दे दिया, जिसके कारण इसे लगातार दमन का सामना करना पड़ा और इसी कारण से इन्हें हमेशा दमन का, अंग्रेज़ों के दमन नीतियों का सामना करते रहना पड़ा, ठीक है। चलिए एक लास्ट पॉइंट है, ठीक है, इसके बाद हम लोग इसे ख़त्म करेंगे। तिलका के विचार का प्रचार, ठीक है, जो तिलका थे उनके विचारों का प्रचार किया गया। सुंदरलाल के कर्मयोगी और ज्ञान मंडल जैसे पत्रों ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के उग्र राष्ट्रवाद को फैलाया। जो बाल गंगाधर तिलक थे उनकी जो भाषाएं थी, ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इन सारी भाषाओं में, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि इस नारे को उन्होंने उत्तर भारत के घर घर तक मजबूती से पहुँचाया। और इसे पहुँचाने का काम कौन कर रहा था साथियों, तो कर्मयोगी और ज्ञान मंडल जैसे पत्रों के माध्यम से, ठीक है। आगे बात समझ में किसके, तो बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है। चलिए इनकी जो व्यवसायीकरण और संपादकीय गरिमा थी, इस युग ने संपादक पद की सर्वोच्चता स्थापित की। आचार्य द्विवेदी ने दिखाया कि संपादक पूरे युग का मार्गदर्शक होता है। मतलब ये आखिरी जो पॉइंट है, इसमें द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि संपादक, ठीक है, उसका सिर्फ काम जो है वो पत्रों को छापना नहीं है ना, जो पत्रिका थी बस उनका संपादन करना नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में अपने आप को दिखाना भी है ना, मार्गदर्शन के रूप में। आ रही है बात समझ में? चलो अगर यहाँ तक पॉइंट अगर क्लियर हो गया हो तो आगे वाली पॉइंट देखते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं द्विवेदी जी कि नियत समय पर प्रकाशन, है ना, और कड़े नैतिक मूल्यों, कोड ऑफ एथिक्स ने पत्रकारिता को एक विश्वसनीय मिशन बनाया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसका निष्कर्ष बस यही है कि एक युग का प्रभाव था। द्विवेदी युग की पत्रकारिता मात्र सूचना का आदान प्रदान नहीं, बल्कि एक बौद्धिक क्रांति थी। क्या थी साथियों? एक बौद्धिक क्रांति थी। इसने न केवल हिंदी भाषा को व्याकरणिक, ठीक है, जो कहते हैं ना व्याकरणिक अनुशासन और मानक रूप प्रदान किया, बल्कि साहित्य को अकादमिक शोध और राष्ट्रीय असीमता से जोड़कर इसे हिंदी का स्वर्णिम काल बना दिया, है ना। तो हिंदी का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? तो ये जो है द्विवेदी युग को, ठीक है। इसने आम जनता के भीतर वैचारिक स्वतंत्रता का बीज बोया। आम जनता को ये बताया कि आप भी आज़ाद हो सकते हो। समाज को विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक जैसे विषयों से रूबरू करवाया। एक सजग राष्ट्र का निर्माण किया। यह पत्रकारिता तत्कालीन ब्रिटिश दमन के विरुद्ध प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम थी, जिसने साहित्य और राजनीति के बीच की दूरी को मिटा करके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव को रखी। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से पॉइंट समझ में आए होंगे, ठीक है। बहुत मुश्किलों से मैंने सारे कंटेंट इधर उधर से, आपको जैसे पता होगा हिंदी की किताब ना बहुत अभी बिखरा हुआ है, तो एक जगह पे सारे कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल है साथियों। तो बहुत ही मेहनत से मैंने ये वीडियो का कंटेंट निकाला है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा, ठीक है। और इससे आपके जितने भी पीजी में प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है, सेमेस्टर 2 का, ये पूरा आपका हल होने वाला है। या आप किसी भी क्षेत्र में एग्ज़ाम दे दो, ठीक है, उसमें अगर आपसे पूछा जा रहा है द्विवेदी युगीन पत्रकारिता से, तो ये आपका 100% यहाँ से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। और चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद। तो सभी को अलविदा और मिलते हैं हम सभी फिर से एक नए अध्याय और एक नए वीडियो में।